गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर एक नया सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले अपठित गद्यांश तो आप लोग कर ही लेंगे, उसमें वो तो मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवाती हूँ, व्याकरण में ही आप फंसेंगे इसलिए मैं उसको सॉल्व करवाती हूँ। इसमें पहला है निम्नलिखित के निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। फिर वही है हम उन सब लोगों से मिले जो आपको जानते थे, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो आप जानते हैं जो सो जो शब्द लगते हैं तो मिश्र वाक्य हो जाता है, तो हमें इसको एक सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य बनाना है। तो क्या बनाएंगे? हम आपको जानने वाले सब लोगों से मिले। ठीक है, जो शब्द हम बीच में से हटा देंगे। दूसरा है तुम जाते हो और मैं तुम्हारी शिकायत करूं, इस वाक्य का भेद बताना है। तो देखिए इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। ठीक है, शिकायत करूं तो आप ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंजक्शक संयोजक जो शब्द हैं, कंजक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं है। अगला है बसंत की एक सुबह एक कोयल ने कुहू कुहू को सुर दिया, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। संयुक्त वाक्य में पहले बताया मैंने और परंतु ये सब शब्द लगते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? बसंत की एक सुबह थी और यहाँ पे और लगा देंगे, एक कोयल ने कुहू कुहू को सुर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य में बदल जाएगा। अगला है वह लड़का गांव गया, वहां वह बीमार हो गया, इसको मिश्र वाक्य में बनाना है। तो मिश्र वाक्य मैंने बोला है जो सो किंतु परंतु ये जब शब्द में होते हैं तो क्या होगा? जो लड़का गांव गया था, या तो ऐसे भी कर सकते हैं वो वहां बीमार हो गया, या वह वहां बीमार हो गया, तो भी ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। जो शब्द लग गया वो मिश्र वाक्य की निशानी है। अगला है वाच्य परिवर्तन। फुर्सत में मैं खूब रियाज करती हूँ, इसको कर्म वाच्य बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा? फुर्सत में मेरे द्वारा, मैंने कहा ना कर्म वाच्य में से या के द्वारा लगता है, तो फुर्सत में मेरे द्वारा खूब रियाज किया जाता है। अगला गीतकार द्वारा गीतों को सुर दिए गए, इसे कर्म वाच्य में कृति वाच्य में बनाना है। तो ये द्वारा शब्द हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें गीतकार गीतों को सुर देते हैं। अगला है दो तीन पक्षियों द्वारा अपने अपने लय में साथ कूदा जा रहा है, कर्तृ वाच्य, फिर द्वारा शब्द हटा दिया जाएगा। दो तीन पक्षी अपनी अपनी लय में एक साथ कूद रहे हैं हो जाएगा। अगला है अब पढ़ें, इसको भाववाच्य में बनाना है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको पहले भी भाववाच्य में जा क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करेंगे? अब पढ़ा जाए या अब पढ़ा नहीं जाता, तो ये क्योंकि सकारात्मक है तो हम इसको सकारात्मक ही बनाते हैं कि अब पढ़ा जाए। जब जाए शब्द लगा देंगे तो भाववाचक में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। तो यहाँ पे व्यक्ति केवल भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता, अपितु वह अपने भीतर की असीम इच्छाओं की तृप्ति भी चाहता है। बच्चों, हमने जितने भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह पढ़ी है वो सब हमको एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी। आपने 8th में 9th में जो भी कुछ पढ़ा हो, एक बार आप अपनी किताब में जब रिवाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप आराम से पद परिचय दे देंगे। यहाँ पे व्यक्ति का पद परिचय देना है, तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और वो कर्ता कारक है। ठीक है, और यहाँ पे वह है, तो वह है तो क्या है? वह आप जानते हैं सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वह मैंने कहा था अपने बारे में बात करो तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा। पहला अपने बारे मैं होता है तो वो उत्तम पुरुष होता है, तुम होता है तो मध्यम पुरुष होता है, किसी अन्य के बारे में बात होती है तो वो अन्य पुरुष हो जाता है। और वह क्योंकि एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, हो गया इसका पद परिचय। अब असीम, अब ये इच्छाओं की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो असीम शब्द इच्छाओं की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। इच्छा जो क्या हो? विशेष्य हो जाएगी। ठीक है, अब आगे है चाहता है। चाहता है ये क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग और समान वर्तमान काल। ठीक है, तो इस तरह से हम सबका पद परिचय दे सकते हैं, लेकिन हमें ये करने के लिए एक बार वापस से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम उस शब्द के बारे में जान पाएंगे क्या है। ठीक है, इसी तरह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, ये तो रस पहचानना है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा? ये उपयुक्त
उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है। ये क्या हो जाएगा? खल, जहाँ शत्रु वीरता की बात आती है, क्या होता है? वो वीर रस हो जाता है। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है। निम्नलिखित काव्यांश में स्थायी भाव क्या है? कब्द दांत दूध के, तो ये पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं शायद। ये जो है हमारा वात्सल्य रस का हो जाएगा, क्योंकि ये दूध के दांत टूटने की किसी बचपन की बात हो रही है, तो वात्सल्य रस हो जाएगा। रौद्र रस का आलंबन विभाव क्या होता है? तो रौद्र रस कब उत्पन्न होता है? अपने विरोधी, अपने शत्रु को देखकर। इसी तरह नीचे वाला हमारा है, ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये तो बेटा किताब का ही है, इसको ध्यान से पढ़ना, सारे उत्तर इसी में हैं। पहला प्रश्न इसमें था, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहला व्यक्तित्व उनका यहाँ पे है। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उनकी वेशभूषा कैसी थी? तो उनकी वेशभूषा देखो, कपड़े, उनकी जो वेशभूषा या उनके कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। ठीक है। इसके आगे चाहे तो यहाँ तक लिख सकते हैं कि जब जाड़ा आता वह काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। तीसरा प्रश्न था, भगत के टीके की क्या विशेषता थी? सबसे लास्ट में है, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो एक नाक के छोर से ही औरतों के टीके की तरह झुक शुरू होता। ठीक है। तो ये टीके की विशेषता हो गई। बच्चों, पेपर सॉल्व करते हुए हमें समय का बहुत ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो पेपर एकदम सेट इस तरह से करते हैं कि वो जितना कहेंगे उतना ही आप लिखेंगे। अगर आप ज़्यादा भी लिखेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको हर चीज़ सोच समझ के और समय का ध्यान रखते हुए करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, मन्नू भंडारी ने अपनी माँ के बारे में क्या कहा था? मन्नू भंडारी में क्या कहा था कि उनकी माँ एक साधारण महिला थी जो हमेशा पिता से दबी रहती थी। उन्होंने अपने हक की, अधिकार की बात कभी नहीं की है, यही सभी बात की थी ना। तो ये क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का है तो हमें 2 नंबर पर ध्यान देना है। 2 नंबर के लिए हम बहुत लिखेंगे, 3 से 4 लाइन लिखेंगे। ठीक है। अगर यही प्रश्न 5 नंबर का होता तो हमें कम से कम एक अनुच्छेद के बराबर लिखना पड़ता है। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। अगला है, अंतिम दिनों में मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था, लेखक के अनुसार उसके क्या कारण थे? अंतिम दिनों में उनके पिता शक्की इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों पर विश्वास किया था और धोखा खाया था, इसलिए वे सभी पे शक करते थे और उनकी असफलता भी इसका बहुत बड़ा कारण थी। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि 2 ही नंबर का ये आंसर लिखना है तो हम थोड़ा सा ही लिखेंगे कि भगत की पुत्रवधू, भगत जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद चाहता था कि उसकी पुत्रवधू अपने भाई के साथ चली जाए, लेकिन वो अपने वृद्ध ससुर को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, वो उनकी सेवा करना चाहती थी। ठीक है। तो इसी प्रकार हमें ये ध्यान देना है कि ये नंबर कितने मिल रहे हैं। इसमें 2 नंबर का है और हमें आता बहुत लंबा है। ये ना हो कि हम एक पेज का लिखते रह जाएं और पता चला लॉन्ग आंसर के लिए हमें टाइम कम पड़ जाए। ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ भी 3 प्रश्न हैं, तो 3 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो हमें इनमें से छांट के लिखना है। पहला है, किस शोभा से कवि की आँख हटाने का भी नहीं हटती, संक्षेप में बताइए। तो वो साफ इसमें पैराग्राफ में लिखा है, फागुन के महीने में चारों तरफ वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा रहता है, तरह तरह के फूल खिले रहते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य से कवि का आँख हटाने पर भी नहीं हटती है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है और इसकी क्या विशेषता होती है? आप सभी जानते हैं फागुन मास के समय वसंत ऋतु होती है और उस समय चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य फैला होता है, जाड़ा कम हो जाता है और तरह तरह के फूल खिले रहते हैं, आम पे मंजरी आ जाती है। और क्योंकि चारों तरफ फूल खिले रहते हैं तो जो हवा भी होती है उसमें उनकी सुगंध भरी रहती है, सुगंधित वायु चलती है, जिससे मनुष्यों का मन प्रसन्न होता है। मानव के शरीर पर फाल्गुन का आभा का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा रहता है, वातावरण शुद्ध होता है, सुगंधित होता है, तो इसका मनुष्य के मन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका मन प्रसन्न रहता है और वो उस प्राकृतिक सौंदर्य से उसका आँख हटाने का भी मन नहीं करता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो उसका असर उसके स्वास्थ्य पे भी पड़ता है और उसका तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहता
है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, इसके आगे का हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और कि आप जानते हैं 5-5 नंबर के पत्र लेखन और अनुच्छेद आ रहे हैं, तो अनुच्छेद और पत्र लेखन का भी हमें अभ्यास करना है। अब जब भी हमारी क्लास होगी तो हम पत्र लेखन और अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए कि पत्र में पता किधर लिखते हैं, किस साइड लिखते हैं, अपना नाम कहाँ लिखते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है लाइव क्लास हो तो मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है।